हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछला जो टॉपिक था अपना मादा एवं गोद विधि की संरचना हमने स्टार्ट कर दी थी और उसमें स्पीकेस एंड वाला भाग कंप्लीट हो चुका था। ओके, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आज का वो है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, बीजांड जो था वो मैंने बताया था कहाँ पाया जाएगा। बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाएगा और अंडाशय में बीजांड की जो संख्या है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से अधिक असंख्य बीजांड जो एक अंडाशय के अंदर पाए जा सकते हैं। निश्चित के पश्चात बताया था कि अंडाशय जो होगा वो फल का निर्माण करेगा और अंडाशय में जितने भी बीजांड वो बीज का निर्माण करेगा। ओके, और जो बीजांड है इसको हमने एक अन्य नाम और दिया था। बीजांड को हम गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी भी इसको कहा था। ओके, यह कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम कह सकते हैं। ठीक है, बीजांड कह सकते हैं फिर मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी इसलिए क्योंकि बीजाणु बनेंगे और बीजाणु जो होंगे वो यहाँ पर बड़े आकार के, इसलिए नाम क्या देंगे उनको गुरु बीजाणु कहेंगे। और गुरु बीजाणु जो है इनका निर्माण कहाँ होगा, गुरु बीजाणु धानी में होगा, ओव्यूल अर्थात बीजांड के अंदर होगा। ठीक है, और उन्हीं गुरु बीजाणुओं से हम मादा एवं गोद विधि की संरचना का विकास करें। ठीक है, चलिए इसी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो बीजांड जो संरचना वो कुछ इस प्रकार की होगी। ये बीजांड का अंदर वाला भाग होता है, ये यहाँ कुछ मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं और इसके बाद कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये बीजांड की संरचना है। ओके, इसमें ये जो भाग है जो ऊपर की ओर दिख रहा है आपको, स्पेस वाला भाग, खाली भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं विभाग या चलाजा कहते हैं इसमें, चलाजा। ओके, याद आ जाएगा, चलाजा या विभाग कह सकते हैं। इसका ये बीच वाला जो भाग है वो मैंने बताया अभी आपको, बीजांड काय कहते हैं इसको, बीजांड काय या न्यूसिलस, बीजांड काय या न्यूसिलस कहेंगे। ये जो भाग है ये बीजांड काय के बाहर की ओर आवरण बनाते हैं। इन भागों को हम कहते हैं अध्यावरण, इन्हें कहेंगे अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। ओके, अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट है। इनकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या कई बार ये बीजांड में अनुपस्थित भी होते हैं। जो अध्यावरण अंदर है वो आंतरिक अध्यावरण होगा और जो अध्यावरण बाहर है उसे हम बाहरी अध्यावरण कहें। ठीक है, तो यहाँ जो बीजांड हो गया उसमें 2 अध्यावरण है। ऐसे अध्यावरण जो है वो द्विअध्यावरणी बीजांड काय कहलाते हैं। ऐसे जो बीजांड होंगे वो द्विअध्यावरणी बीजांड कहलाएंगे। यदि अध्यावरण एक ही है तो एक अध्यावरण बीजांड होगा। ठीक है, चलिए, तो अध्यावरण यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं जो बीजांड काय के बाहर की ओर पाए जाते। ओके, कहने का बीजांड काय जो वो अध्यावरण से घिरा हुआ भाग है। यहाँ आपको दिख रहा है कि जहां पर अध्यावरण नहीं है वहां पर आपको एक छिद्र दिख रहा है, इस भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार। जहां पर अध्यावरण नहीं है या जो निभाग है उसका विपरीत भाग है, विपरीत सिरा है, जहां पर अध्यावरण नहीं है, एक छिद्र वहां पर बन रहा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल है बीजांड द्वार। ये बीजांड का द्वार है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, और ये द्वार किसके लिए बना है, पराग नलिका के लिए बना हुआ है। ठीक है, पराग नलिका जो
बनती है। परागकण हमने पीछे लिया था, परागकण का अंकुरण होता है और पराग नलिका बनती है, नली गुंबोध का विकास होता है। तो वो पराग नलिका जो है वो इस बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। तो ये द्वार किसके लिए, ये गेट किसके लिए है, पराग नलिका के लिए। ओके, तो बीजांड द्वार को हमने कह दिया माइक्रोपाइल। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। ओके, फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकुलस भी कहा जाता है। ये बीजांड वृंत जो है यह जिस संरचना से जुड़ा हुआ रहता है वो भाग होता है पुष्पासन, बीजांडासन। जैसे हमने बताया कि अंडाशय होगा, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाएंगे। ओके, और ये जितने बीजांड है वो अंडाशय पर स्थित जो बीजांडासन है, बीजांडासन से बीजांड में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, या यूं कहें कि जो बीजांड वृंद है वो अंडाशय के जिस भाग के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो भाग कौन सा होगा, वो भाग होगा बीजांडासन। तो बीजांड वृंद जो है वो बीजांडासन के द्वारा अंडाशय भित्ति से जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो ये के ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, पूरा ओवलिक संरचना है। एक परिपक्व या व्यस्क जो बीजांड होता है उसकी संरचना लगभग गोलाकार होती है। ये बीजांड वृंद जो है ये ऊपर मुख्य जो बीजांड अपना उसके साथ जुड़ा रहेगा, और बीजांड वृंद और बीजांड जिस स्थान पर आपस में जुड़े रहते हैं उस स्थान को या भाग को हम कहते हैं नाभिका। उस स्थान को क्या कहेंगे, नाभिका कहेंगे, यह कहा जाता है हाइलम। ठीक है, बीजांड वृंद बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है वो भाग क्या कहलाता है, नाभिका। इसे सुन लीजिए, बीजांड वृंद बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस भाग को क्या कहेंगे, नाभिका या हाइलम कहेंगे। ओके, और कई बार ये जो नाभिका वाला जो भाग है ये थोड़ा उभरा हुआ रहता है, बाहर क्यों निकला हुआ रहता है। और जब ये नाभिका बाहर क्यों उभरा हुआ रहता है तब इसे एक अन्य नाम देते हैं, तब इसे रेफी कहा जाता है। जब नाभिका वाला भाग बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा तब इसे क्या कहेंगे, रेफी कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बीजांड की संरचना सबसे ऊपर वाला भाग में बताया निभाग, इसको चलाजा कह सकते हैं। ये बीच वाला भाग क्या है, बीजांड काय है। बीजांड काय में मर्दूत की कोशिका होंगी जिसमें भोज्य पदार्थों का संग्रह रहता है। ये जो भाग है या इसकी जो कोशिकाएं विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। बीजांड काय के बाहर जो है अध्यावरण आवरण के रूप में पाए जाएंगे जिनकी संख्या 1, 2 हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकते हैं अध्यावरण। ठीक है, और जहां पर अध्यावरण नहीं है वहां पर एक गेट आपको दिखाई दे रहा है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वो भाग क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहलाएगा। इस माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार वाले भाग से पराग नलिका जो होगी वो बीजांड में प्रवेश करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट नीचे वाला जो भाग है उसको हमने बीजांड वृंत कहा है। बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस स्थान क्या कहते हैं, नाभिका। और जब ये उभरा हुआ रहता है भाग तो इसे क्या कहेंगे, रेफी कहेंगे। बीजांड वृंत नीचे कहां जुड़ा रहेगा, बीजांडासन से जुड़ा रहेगा। और बीजांडासन किसका भाग है, अंडाशय भित्ति का भाग। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके अंदर की संरचना का और हम स्टडी करते हैं। जैसे ये बीजांडकाय वाला जो भाग है, बीजांडकाय वाले भाग में बीजांड द्वार की तरफ यहाँ पर एक संरचना पाई जाएगी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मादा एवं गोदबिल की जो संरचना है वो यहाँ पर पाई जाएगी। इस भाग में इस प्रकार से एक गोलाकार संरचना पाई जाएगी जिसका विकास जब बीजांडकाय की कुछ कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं यहाँ पर एक संरचना बनाती है जिसको हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ओके, और वो मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार से होगा, यहाँ पर इसमें 3 कोशिकाएं जो है वो ऊपर की तरफ पाई जाएगी। 3 कोशिकाएं निभाग वाले सिरे की ओर, 3 कोशिकाएं जो है वो नीचे की ओर पाई जाएंगी। ओके, और एक कोशिका जो वो बीच में पाई जाएगी जिसमें 2 केंद्र होंगे। ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें आपको छोटी दिखाई दे रही होगी संरचना। मैं इसको बाहर लेता हूँ, इधर देखिए आप, जैसे ये मैंने बनाया है, ये अंदर वाला भाग, इसमें ये 3 कोशिकाएं मैंने ऊपर बनाई, एक कोशिका केंद्र में है और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर है। नीचे की ओर बीजांड द्वार वाले भाग की ओर 3 कोशिकाएं। ओके,
जो 3 कोशिकाएं हैं यहाँ पर ऊपर ये निभायक वाले सिरे की ओर है, इन तीनों कोशिकाओं को एक ही नाम से जाना जाता है, इनको कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। 3 कोशिकाओं का समूह है ये, जो ऊपर निभायक की ओर पाया जा रहा है। इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहेंगे। एक कोशिका जो बीच में है, ये अन्य 6 कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसको हम नाम देते हैं केंद्रीय कोशिका। इसको केंद्रीय कोशिका कहेंगे, सेंट्रल सेल कहा जाता है। ओके। और 3 कोशिकाएं जो नीचे हैं बीजांड द्वार की ओर, इन 3 कोशिकाओं का जो समूह उसकी हम बात करें तो समूह कहते हैं अंड समुच्चय। ठीक है, तीनों कोशिकाओं का जो समूह जो बीजांड द्वार वाले भाग की ओर है, तीनों का समूह क्या कहलाएगा? अंड समुच्चय कहलाएगा। और तीनों में यदि अलग अलग कोशिका का यदि हम नाम ले तो ये जो बीच वाली जो कोशिका है, बीच वाली कोशिका को कहेंगे अंड कोशिका। बीच वाली कोशिका को क्या कहा? अंड कोशिका या एग सेल कहा जाएगा। और 2 कोशिकाएं जो बाहर है, एक कोशिका इधर दिखाई दे रही है, दूसरी कोशिका इधर है, इनको हम कहते हैं सहाय कोशिका। 2 कोशिकाएं जो बाहर की ओर है, एक इधर है एक इधर है, इनको क्या कहा हमने? सहाय कोशिका या सिनर्जिड सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संरचना इसमें आपको 7 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। 3 कोशिकाएं निभायक की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर, 3 कोशिकाएं नीचे हैं इधर बीजांड द्वार की ओर, एक कोशिका बीच में है। इस संरचना को हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। और इस मादा युग्मकोद्भिद का अन्य नाम क्या है? इसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। एम्ब्रियो शेप है। तो ये जो संरचना है ये क्या है? एम्ब्रियो शेप है, भ्रूणकोश है। इस भ्रूणकोश को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद संरचना, अपना जो टॉपिक था संरचना, ये आपको दिखाई दे इस प्रकार की संरचना। ठीक है, ये मादा युग्मकोद्भिद कहाँ बनेगा? बीजांड के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर कौन सी साइड में? बीजांड द्वार की ओर बनेगा। ये कौन से भाग के द्वारा इसका निर्माण होगा? बीजांड का ही कोशिकाएं जो इसका निर्माण करेगी। ठीक है, तो अपना जो मेन जो टॉपिक था मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास है। संरचना आपको दिख रही है, इस प्रकार की संरचना होगी। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है। कोशिकाएं 7, केंद्रक 8। 3 कोशिकाएं ऊपर है, 3 कोशिकाएं नीचे हैं, एक कोशिका बीच में। कोशिका हो गई कितनी? 7 कोशिका हो गई। 8 केंद्र की है। प्रत्येक कोशिका में ऊपर 3 केंद्र है, 3 केंद्र नीचे है। इस बीच वाली कोशिका में 2 केंद्र है, तो 8 केंद्र हो गए। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की जो संरचना है वो भ्रूणकोश है। और इसी भ्रूणकोश को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र के जो भ्रूणकोश वो क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। इस प्रकार की संरचना होगी। इसका विकास किस प्रकार से होगा वो हम आगे वाले टॉपिक में। विकास कहाँ होगा वो आपको ध्यान रखना है, बीजांड काय केंद्र होगा। ये बीजांड काय की जो कोशिकाएं आपको दिख रही है, इन्हीं में से किसी एक कोशिका के द्वारा यहाँ पर इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास होगा। ठीक है, तो ये हो गया मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जो यहाँ पर पाया जाए। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की जो भ्रूणकोश है उसको पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलीगोनम। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र के जो भ्रूणकोश है उसको क्या कहेंगे? पोलीगोनम भ्रूणकोश कहेंगे। ओके, तो ये संरचना अपनी कंप्लीट हुई। ये बीजांड की संरचना हो गई। बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपको इसकी जो स्थिति वो दिखाई दे रही है, बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर पाया जाएगा। अब बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर क्यों पाया जाएगा? क्योंकि इधर से परागनलिका नर युग्मकों को लेकर प्रवेश करेगी, और जैसे परागनलिका अंदर नर युग्मकों को लेकर प्रवेश करती है तो ये जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका यहाँ क्या है? ये मादा युग्मक। ध्यान रखना। तो जैसे परागनलिका अंदर प्रवेश करेगी, मादा युग्मक यही मिल जाएगा, और नर और मादा युग्मकों में इसी स्थान पर क्या होगा? निषेचन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए मैंने बताया कि जैसे बीजांड जो है उसमें अध्यावरण जो है वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि अध्यावरण अनुपस्थित भी होते हैं। तो उस स्थिति में बीजांड की कुछ प्रकार हम देते हैं। यहाँ पर बीजांड यहाँ 3 प्रकार के हो गए। किस आधार पर? अध्यावरण की संख्या के आधार पर। अध्यावरण
की संख्या के आधार पर बीजांड कितने प्रकार बताइए आपको? 3 प्रकार। पहला प्रकार एक अध्यावरणी बीजांड, ठीक है। एक अध्यावरण मतलब एक अध्यावरण पाया जाएगा, इसको हम कहते हैं यूनिटेगमिक एक अध्यावरण होगा यहाँ पे बीजांड में। दूसरा होगा द्विअध्यावरणी, द्विका 2, तो 2 अध्यावरण पाए जाएंगे, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है डायग्राम में। इसको हम कहेंगे बाइटेगमिक। और तीसरा प्रकार तीसरी स्थिति जब अध्यावरण अनुपस्थित हो तो वहां तीसरा प्रकार हो जाएगा अध्यावरणी। तीसरा प्रकार है का अर्थ अब्सेंट, अनुपस्थित, तो यहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं अटेगमिक। ओके, तो बीजांड में अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार, एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी और अध्यावरणी, ठीक है। बीजांड को हमने नाम क्या दिया है? गुरु बीजाणु धानी। बीजांड जिसको हम गुरु बीजाणु धानी कह रहे हैं, कहां पाया जाएगा? अंडाशय के अंदर पाया जाएगा। इनकी संख्या अंडाशय में कितनी होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे के बीजांड पाए जा सकते हैं। अंडाशय का बीजांड का काम क्या है? निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करना, ठीक है। और ये इस प्रकार की बीजांड की संरचना आपके सामने, जो भी भाग है, निभाग और बीजांड भाग लगभग विपरीत सिरे की ओर पाए जाते हैं, ठीक है। निभाग को चलाजा का है, बीजांड का न्यूक्लियस कह सकते हैं, अध्यावरण को इंटीग्रेमेंट, बीजांड भाग को माइक्रोकाइल। ये बीजांड वृंद है जो बीजांडासन द्वारा अंडाशय के साथ जुड़ा हो रहा है, ठीक है। बीजांड वृंद, तो बीजांड जहां जुड़ते हैं उस भाग को नाभिका या हाइलम कहते हैं, और हाइलम यदि उभरा हुआ है तो उस कंडीशन में से रेफिकास है, ठीक है। ये बीजांड की संरचना अपनी कंप्लीट है, और ये अपना पार्ट यहाँ लगभग आपके 11 पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगी, जिसमें बीजांड का इसमें जो गुरु बीजाणु जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होगा, गुरु बीजाणु से मादा गुणकोदली का निर्माण किस प्रकार से होगा, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स के द्वारा वापस इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।